शिवसेना तर्जुमान संजय राउत को लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अस्पताल से रवाना होते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का अगला वज़ीर आला शिवसेना का ही होगा। राजनीति चलती रहेगी, महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। साथ बात चल रही है, शिवसेना का ही होगा। महाराष्ट्र में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए एनसीपी कांग्रेस ने कमेटी तश्कील दे दी है। दोनों पार्टियों के 5-5 अरकान इस कमेटी में शामिल हैं। इस सिलसिले में अब से कुछ ही देर बाद एनसीपी और कांग्रेस की अहम मीटिंग भी मुनक्किद होने वाली है। चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी अमित रॉय। अमित, आपसे आज का अपडेट चाहेंगे, अभी तक की क्या कुछ सूरत हाल वहां सियासत को लेकर, कौन कौन सी पार्टियां हैं जो अहम मीटिंग मुनक्किद करने वाली हैं? देखिए, सभी पार्टियां जो हैं सत्ता बनाने के लिए जुट चुकी हैं और सभी जो है अपने अपने हिसाब से पहल शुरू कर दी है। हमने देखा कि कल देर रात जो है अहमद पटेल और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। ये मुलाकात 45 मिनट तक हुई और मौजूदा राजनीतिक समीकरण में बातचीत हुई। और सुबह हमने देखा कि शरद पवार ने अपने सभी विधायकों को बुलाया था, उनसे कहा कि मध्यवर्ती चुनाव बिल्कुल नहीं होगा, हम सत्ता बनाकर ही रहेंगे। उसके बाद जो है कांग्रेस का एक शिष्टमंडल जो है वो संजय राउत को देखने के लिए जो है लीलावती अस्पताल पहुंचा। वहां पर भी राजनीतिक चर्चा हुई। फिर लीलावती अस्पताल से निकल के वो प्रतिनिधि मंडल जो है ट्राइडेंट होटल पहुंचा, जहां पर उद्धव ठाकरे पहुंचे। उद्धव ठाकरे से 1 घंटे तक जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर बातचीत हुई। जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि दोनों ही पार्टी यानी शिवसेना का और एनसीपी का 2.5 साल का सीएम होगा और 5 साल का डिप्टी सीएम का पद जो है और स्पीकर का पद जो है कांग्रेस को मिल सकता है। उसके अलावा जो है 42 मंत्री जो है इस महाराष्ट्र में बन सकते हैं। तो तीनों ही पार्टी यानी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस को 14 मंत्री जो है वो मिल सकते हैं। और अभी जो खबर आ रही है कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई और गुप्त बैठक रखी गई, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसमें कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से जो 5-5 नेता जो है शामिल किए गए हैं, सुबह जो कमेटी बनी है यहाँ पर उसकी बैठक है। तो इस बैठक में ये बताया जाएगा कि आखिरकार उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा दोपहर को, और उसके बाद जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर जो है बिंदु पर चर्चा होगी। आखिर किस तरह का कार्यक्रम होगा, किस तरह की नीतियां होंगी, कैसे सरकार चलेगी 5 साल, कैसे स्थायी सरकार चलेगी, किसानों के मुद्दे को लेकर जो है किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हमने देखा था कि पिछले 5 सालों में जो है जब बीजेपी शिवसेना की सरकार थी तो बीजेपी और शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी पे लगातार कटाक्ष किए, लगातार जो है शब्दों के तीर चलाए, सामना के जरिए जो है लगातार हमला बोला। तो अब ऐसे में सारी परिस्थितियों को संभालना, और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सत्ता अगर स्थापित होती है इन तीनों पार्टियों में तो किसी की विचारधारा हट ना हो, ना ही शिवसेना को इसका नुकसान हो, ना ही कांग्रेस और एनसीपी को इसका नुकसान हो। ये सारी बातों पे लगातार जो है ध्यान दिया जा रहा है। जी अमित, ये तो रही सियासत की बात, आपसे जानना चाहेंगे आम लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है वहां पर फिलहाल सियासत को लेकर? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव के समय जो इतने सारे कैंपेन चलाए जाते हैं राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें अभिनेता अभिनेत्रियां जो है बड़े बड़े जो शख्स हैं वो लोगों को कहते हैं कि आप घरों से बाहर निकलिए, वोट करिए। अब आम आदमी ये कह रहा है कि हम तो वोट किया, हमने अपने मत का प्रयोग किया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? राष्ट्रपति शासन। तो हमें सरकार चाहिए जो सरकार जो है विकास की दिशा में महाराष्ट्र को ले जाए, लोगों को रोजगार मिले, किसानों को जो है जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मिले, किसानों के लिए जो है नई नई योजनाओं को जो है लाया जाए। तो ये सारी चीजें सरकार बनने पर ही जो है हो पाएंगी, ना कि राष्ट्रपति शासन में उतना। तो सभी लोग जो है नाराज चले, लेकिन जिस तरह की कवायद चल रही हमने देखा कि जैसे ही कल अहमद पटेल मुंबई पहुंचे, शरद पवार साहब बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो आज का दिन हम देख रहे हैं कि पल पल जो है कुछ नया अपडेट आ रहा है और लगातार हलचल बढ़ रही है। क्योंकि सवेरे संजय राउत से बैठक, शरद पवार की बैठक, उसके बाद उद्धव ठाकरे से बैठक। और एक चीज और बताऊं, उद्धव ठाकरे की जब 1 घंटे की बैठक हुई कांग्रेस के साथ, वहां उद्धव ठाकरे निकल गए, उन्होंने मीडिया से बातचीत कही कि बहुत ही सही दिशा में जो है बातचीत चल रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता ट्राइडेंट होटल में ही रुके रहे। और उसके बाद शिवसेना के सचिव है मिलिंद नार्वेकर और उनके जो एक सांसद है राउत, उनसे जो है बातचीत जो है हुई है। लगभग 1 घंटे और बैठक चली है किन्हीं और मुद्दों को लेकर। अब क्या बातचीत हुई है वो कांग्रेस के नेता जो है एनसीपी को बताएंगे और फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चर्चा होगी। और ये बैठक बिल्कुल गुप्त रखी गई, जगह बिल्कुल बताई नहीं जा रही आखिरकार ये कहाँ है बैठक। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तफसीली बातचीत के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमरावती के बुढनेरा से आज़ाद रुकन असेंबली रवि राणा ने रियासत में नाफिज सदर राज को लेकर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। रियासत में नाफिज सदर राज के लिए रवि राणा ने शिवसेना को जिम्मेदार करार दिया।
रवि राणा ने एनसीपी सदर शरद पवार से बीजेपी की हिमायत करने की अपील की और कहा कि शरद पवार किसानों के लीडर हैं और ऐसे में किसानों के फायदे के लिए ही उन्हें बीजेपी की हिमायत करनी चाहिए। और इस सब के बीच आज मुस्लिम नुमाइंदों के एक ग्रुप ने महाराष्ट्र कांग्रेस के रियासती दफ्तर के बाहर एहतजाज भी किया। ये एहतजाज कांग्रेस के शिवसेना के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ किया गया। उलमा कराम और मुस्लिम समाजी कारकुनान ने एहतजाज करते हुए शिवसेना के साथ कांग्रेस के सियासी इत्तेहाद पर एतराज जताया और कहा कि कांग्रेस एक सेकुलर जमात है और शिवसेना की तारीख फ़िरक़े परस्ती पर मबनी रही है। महाराष्ट्र में सदराज का निफाज रियासती अवाम की तौहीन और जमहूरी अख्तार की नफी के तौर पर देखा जा रहा है। औरंगाबाद के मेयर का कहना है कि जल्द अज जल्द इस मसले का हल होना चाहिए। इसी तरह समाजी जुहदकार और सियासी मुबस्सिरीन ने सदराज को सियासी पार्टियों की मौका परस्ती से ताबीर किया। अवाम को ये उम्मीद थी कि नई हुकूमत जल्द ही मराठवाड़ा के किसानों के आंसू पोंछेगी, लेकिन अब इसके आसार नजर नहीं आ रहे। रियासत में सदराज के निफाज के खिलाफ अवाम में बरहमी साफ देखी जा रही है। बहुत ही शर्मनाक बात है। सबसे बड़ा राज्य जो पूरे देश में क्रमांक 2 का राज्य है, इसमें राष्ट्रपति राजवट लगना ये पूरे महाराष्ट्रियन लोगों के लिए गर्दन झुकाने वाली बात है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि महाराष्ट्र में जो है इतने इलेक्शन के बाद में सदर राज का निफाज अमल में आता है। पहले ही हमारी रियासत जो है कर्जे में डूबी हुई है, यहाँ के किसान परेशान है, आवाम परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है। अगर सियासी पार्टियां जल्द ही अगर अपना बहुमत साबित नहीं करती है तो इस रियासत को दोबारा इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा, जो मुल्क की तारीख के लिए, खासतौर रियासत की तारीख के लिए बहुत ही जो है एक महंगा सौदा होगा। ये महाराष्ट्र के आवाम के ऊपर बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है, जिसका इजाला फौरी तौर पर होना चाहिए। मेरी तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत साजी की अहल हैं, उनसे गुजारिश यही रहेगी कि फौरी तौर पर वो अपना हुकूमत साजी का दावा पेश करें। महाराष्ट्र में जो राजवट लागू हुई, राष्ट्रपति राजवट जो लागू हुई, उसके लिए आम जनता को परेशान करने का काम ये बीजेपी सरकार ने किया है। अगर ये बीजेपी सरकार चाहती थी तो सरकार बना सकती थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के शिवसेना का बंधन तोड़ा और अकेले ही अपने दम्बुक बजाया। जो 2019 में महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ है, वो इलेक्शन के इसमें महायुति को जो मैंडेट मिला था, मैंडेट के हिसाब से उन्होंने सरकार स्थापन करना चाहिए था, मगर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने खुद का हित साधने के लिए शिवसेना को दूर किया है और आज महाराष्ट्र की सूखे की जो बरसात के कारण पूरा महाराष्ट्र परेशान है, पूरा फार्मर परेशान है। और वहीं महाराष्ट्र में सदराज के निफाज के बाद अवाम में सियासी जमातों के मुतालिक सख्त नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम दानिशवरों ने सदराज के निफाज को अवाम मुखालिफ करार दिया। साथ ही महाराष्ट्र में मजबूत हुकूमत के मुतालबे पर भी जोर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि गवर्नर साहब ने जो है पूरा वक्त सही तरीके से सियासी पार्टियों को दिया ही नहीं है कि वो हुकूमत बनाने का दावा पेश कर सकें। एक पार्टी को आप ज़्यादा वक्त देते हैं और एक पार्टी को 24 घंटे का वक्त देते हैं और 24 घंटे पूरा होने से पहले ही जो है सदराज नाफिज कर दिया जाता है। तो ये तो मालूम है कि गवर्नर और राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है, इसके पीछे कौन सी हुकूमत काम कर रही है और किसके बोलने पे जो है ये काम किया जा रहा है। एक बाकायदा सरकार बनाने का वक्त गवर्नर पूरी तरह से देते, कुछ और वक्त देते, ताकि उनके धोखा ना होता महाराष्ट्र के अवाम के साथ। जिसकी तवक्को थी वैसे ही आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था, यही वजह था कि खातिर खा उनको रिजल्ट मिल गया था और ज़रूरत इस बात की थी कि वो खामोशी से हुकूमत करते हैं, लेकिन इक़्तिदार की हवस ने इन्हें मजबूर कर दिया। आपस की लड़ाई ने आखिरकार इस मोड़ पर पहुंचा दिया
कि वो राष्ट्रपति शासन तक पहुंचने पर मजबूर हो गए हैं। शिवसेना इस बात पर बजिद है कि उसका चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए और इसी झगड़े पर जो है दोनों पार्टियां अलग-अलग हो गई हैं और उन्होंने फिलहाल कांग्रेस और एनसीपी की मदद मांगी है। जो सदरराज नाफिज हुआ है उसके बारे में आम ख्याल ये है जनरली कि थोड़ी सी जल्दबाजी हुई है इसमें, लेकिन ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फैसला है, उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। उसके बाद गवर्नर का रिकमेंडेशन था, वहां से अप्रूव हुआ और फिर यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमान आम लोगों से हटकर कोई बात नहीं सोच रहा है। वो भी यही सोच रहा है कि इलेक्शन हुआ है, हजारों करोड़ रुपया गवर्नमेंट एक्सचेकर से खर्चा हुआ, उसके बाद अपनी अपनी पार्टियों ने अलग अलग 2-3-4 हजार करोड़ रुपए खर्चे किए होंगे, तो दोबारा इलेक्शन के मूड में नहीं है। वो हम नहीं चाहती कि दोबारा इलेक्शन हो। जिस भी कॉम्बिनेशन में सरकार बने, इस रियासत की जो जनता है वो और इस रियासत का मुसलमान भी चाहते हैं कि सरकार बने, कोई भी किसी भी कॉम्बिनेशन में, लेकिन स्टेबल सरकार बने। ऐसा नहीं कि 6 महीने साल भर बाद फिर चुनाव का मौका है। इसलिए हम सारे लोग हैं स्टेबल गवर्नमेंट। महाराष्ट्र में सदरराज के निफाज के बाद अवाम में सख्त नाराजगी देखी जा रही है। लोगों को यही लग रहा है कि सियासी पार्टियों ने उन्हें धोखा दिया है। सबसे ज्यादा गुस्सा किसानों में देखने को मिल रहा है। इस बार बेमौसम की बारिश के सबब फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों को ये लग रहा था कि नई हुकूमत बनते ही उन्हें मुआवजा मिल जाएगा। किसानों के मुताबिक गुज़िश्ता 5 वर्षों में बीजेपी ने किसानों के लिए खातिरख्वाह कोशिश नहीं की। अलबत्ता इस बार हुकूमत में शिवसेना की हिस्सेदारी से उन्हें नई उम्मीदें जरूर जगी थीं। आता आशा अशी होती की महायुतीचं सरकार येणार आणि शिवसेना ही कर्ज माफ करणार, त्यांना 2.5 वर्षे मिळणार होती, तर ते शिवसेना कर्ज माफ करत होती। पण या सरकारने असं केलेलं आहे की शिवसेनेची कोंडी केलेली आहे आणि वेळेवर शिवसेनेला धोका दिलेला आहे। आता गोष्ट अशी झालेली आहे, राष्ट्रपती राजवट चालू लागलेली आहे। मी एक लहान शेतकरी असून मला एकही लाभ मिळाला नाही। माझ्याजवळ 2.5 एकर शेत आहे, पण मला एकही लाभ मिळाला नाही। बीजेपीनं 5 वर्ष काहीच कामं केली नाहीत, ना कर्मचारी जे नाही केले तो कोणाचेच केले नाहीत। फक्त हे काम करू शकते शेतकऱ्याचे बी आणि कर्मचारी बी। राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेस हे तिन्हीही एकत्र आले, मुख्यमंत्री झाला तरच शेतकऱ्याचे कामं होतील। मुंबई में सुन्नी उलमा की मीटिंग में अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए मुतबादिल जगह को कबूल न करने का फैसले पर इत्तेफाक राय का इजहार किया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतालिक रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले की हिमायत की गई। आज मुंबई की हांडीवली मस्जिद में मुनक्किद होने वाली मीटिंग में रजा अकेडमी और कई सुन्नी उलमा कराम ने शिरकत करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मौक़िफ़ की हिमायत की है। यकजहती से ये फैसला किया है कि बोर्ड को और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी और वक्फ बोर्ड को, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी रिव्यू में जाना चाहिए। और हम सब एक लेटर दे करके, खत दे करके मौलाना सैयद अदर अली साहब को अपना नुमाइंदा बना करके पेश कर रहे हैं। वो नुमाइंदा अहले सुन्नत के थे ही, लेकिन अब मजीद मजबूती के साथ उनके जरिए से हम बोर्ड तक ये बात पहुंचा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर आमतौर पर चहल पहल, गहमा गहमी और गंदगी नजर आती है। इसी तस्वीर को बदलने के लिए मरकजी हुकूमत के महकमा रेल की जानिब से कोशिशें भी जारी हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल नांदेड़ के रेलवे स्टेशन पर साफ नजर आ रही है। नांदेड़ के रेलवे स्टेशन में बड़े पैमाने पर तज़ीमकारी और रंगो रोगन के काम किए गए नतीजे में ये रेलवे स्टेशन काबिल दीद हो गया है। रेलवे स्टेशन की इमारत को खूबसूरत रंगों और डिज़ाइन से रंग दिया गया है। बाबा कौम महात्मा गांधी की बड़ी सी तस्वीर बनाई गई है। साथ ही तरह तरह के खूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए हैं। रेलवे स्टेशन के सामने वाले हिस्से में बड़ा सा तिरंगा लहरा रहा है, जो कि रेलवे स्टेशन के वक़ार में 4 चांद भी लगा रहा है। हुजूर साहब नांदेड़ का ये रेलवे स्टेशन मसरूफ़ तरीन बड़े रेलवे स्टेशन में शुमार किया जाता है। रेलवे स्टेशन की इमारत के अहाते में साफ सफाई के भी गैर मामूली इंतजाम देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ के माहौल से काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं और अपने मोबाइल से सेल्फी के ज़रिए यहाँ के माहौल की तस्वीर में कैद कर रहे हैं।
नांदेड़ में डेंगू काफी तेजी से फैल रहा है। सिर्फ 4 महीनों में 58 मरीज डेंगू से मुतासिर पाए गए। महकमा सेहत के मुताबिक नांदेड़ शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 250 अफराद के खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए। इनमें से 58 अफराद डेंगू से मुतासरा पाए गए। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल से जारी की गई रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ कि नांदेड़ शहर में डेंगू का मर्ज काफी तेजी से फैल रहा है। अमरावती में होने वाले सरोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां उरूज पर हैं। 7, 8 और 9 दिसंबर को होने जा रहे इस आलमी इज्तिमा का आगाज 7 दिसंबर को तिलावत कुरान पाक से होगा और इख्तिताम 9 दिसंबर को इज्तिमाई दुआ पर होगा। इज्तिमा के लिए अमरावती के सावुड्डी में बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। इज्तिमागाह पर तकरीबन 40 लाख मुरब्बा फीट पंडाल बनाया जा रहा है। इस आलमी इज्तिमा में मुल्क भर से 5 से 10 लाख फर्जदान तौहीद की शिरकत का अंदाजा है। वहीं अवाम से खिताब के लिए मुल्क के मारूफ उलमाए दीन भी तशरीफ ला रहे हैं। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। कर्नाटक के नाअहल करार दिए गए 17 अरकान असेंबली को सुप्रीम कोर्ट से राहत। अदालत ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की दी इजाजत। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। कांग्रेस ने बागी अरकान असेंबली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी की पोल खोल से किया ताबीर। येडियुरप्पा से इस्तीफे और अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त की जांच का किया मुतालबा। हमारी नाराजगी या खुशी मायने नहीं रखती क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का। मुस्तकबिल में बीजेपी या कांग्रेस से नहीं करेंगे इत्तेहाद। जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा का बयान। और बेंगलुरु में खानकाहे वारिसिया ने मनाया जश्न मर्गे यजीद। यजीद का अलामती पुतला फूंक कर मिठाइयां की गई तकसीम। बीएस येडियुरप्पा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। 17 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। कर्नाटक के साबिक स्पीकर रमेश कुमार ने कांग्रेस और जेडीएस के 17 अरकान को नाअहल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन बाकी अरकान को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त भी दी है। इसी बीच कल आर रोशन बेग बाज़ाब्ता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। खास रिपोर्ट। कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात के लिए राह हमवार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल एमएलएस के सिलसिले में अहम फैसला सुनाया है। कांग्रेस और जेडीएस के 17 बाकी एमएलएस को नाअहल करार देने के स्पीकर के फैसले को जहां एक जानिब अदालत ने दुरुस्त ठहराया, वहीं दूसरी तरफ इन तमाम एमएलएस को इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी दे दी। वज़ीर आला येडियुरप्पा ने अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयार है। I welcome decision of the Supreme Court. They have given the verdict. All 17 MLAs, they can contest for elections. I welcome this decision, and from tomorrow onwards we are going to go all out to all the assembly constituencies, and then 1% we are going to win all the 17 seats. दूसरी जानिब अदालत के फैसले पर कांग्रेस और जेडीएस के लीडर मिले जुले रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। कांग्रेस के लीडरों ने कहा कि पार्टियां बदलने के कानून एंटी डिफेक्शन लॉ में तरमीम की जरूरत है। अगर दोबारा आप एक डिस्क्वालीफाइड एमएलए को उस टेन्यूर के अंदर इलेक्शन लड़ने का परमिशन देते हैं तो मुझे लगता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई मायना है ही नहीं। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब ये होना चाहिए कम से कम उस टेन्यूर में वो वापस दोबारा एमएलए बन के ना आए। इस तरीके का एक अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ को होना ज़रूरी है। इनको जो रोक लगाई थी उनको फिर से इलेक्शन में जाने की इजाज़त दी है, लेकिन जो शख्स अपनी पार्टी को, अपने आवाम को धोखा देकर अपने मुफाद के लिए और पार्टियों की में जा रहा है, उनका इम्तहान आज से शुरू हुआ है। ये इंतखाब में कौन सी पार्टी से आ रहा है देखेंगे, उसका है ना बदला
बाकायदा है ना आवाम उनके साथ लेंगे। अदालत ने इस पूरे मामले में नाअहलियत को सही माना है, लेकिन नाअहलियत की मियाद को तय करने से इनकार कर दिया है। वाज़ेह रहे कि साबिका कांग्रेस और जेडीएस हुकूमत के दौरान स्पीकर रहे रमेश कुमार ने 17 बागी एमएलएस को 6 साल के लिए नाअहल करार दे दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग समेत कांग्रेस और जेडीएस के बागी एमएलएस को राहत मिल गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। और वहीं कांग्रेस ने बागी अरकान असेंबली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत और बीजेपी की पोल खोल से ताबीर किया। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागी अरकान असेंबली की खरीद फरोख्त से मुताल्लिक जांच का मुतालबा किया गया। दोस्तों, अब एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का मतलब है भगोड़े जुटाओ पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को अब अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आज के कर्नाटक के निर्णय ने ऑपरेशन कमल के ढोल की पोल खोल कर रख दी है। येदियुरप्पा सरकार कानून और संविधान की दृष्टि से एक नाजायज सरकार है और उसे फौरन बर्खास्त करना चाहिए। जनमत और प्रजातांत्रिक मूल्यों की ये मांग है कि न केवल नाजायज येदियुरप्पा सरकार बर्खास्त हो, परंतु धन बल के आधार पर खरीद फरोख्त करके एक चुनी हुई जेडीएस कांग्रेस सरकार को गिराने के भाजपाई षड्यंत्र की जांच भी हो। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन बीके हरिप्रसाद के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी का असली चेहरा अवाम के सामने आ गया। अब अवाम ही बीजेपी को कर्नाटक में सबक सिखाएंगे। कर्नाटक के अयोग्य विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद बीके हरिप्रसाद हैं। सर, किस तरह से इस फैसले को आप देखते हैं? आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, वो अच्छी बात है। अभी जो इम्पास था उधर का ना इधर का, वो ठीक हो गया। अभी चुनाव के लिए निर्देशन दे दिया है, चुनाव लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे उधर। हाँ, वही सवाल है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ तो उनको अयोग्य बताया, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये पहला फैसला नहीं है। चेन्नई में अलग अलग राज्यों में भी ऐसा फैसला आया है। ठीक है, ये जो 2-3 महीना रुक गया ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम था, मगर अभी सब ठीक हो जाएगा। चुनाव होगा, नतीजा बाहर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को जो ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग किया है उसके सबक सिखाएंगे लोग। ये जिस तरह से खरीद फरोख्त हुआ, जिसका आरोप लगातार आप लोग भी लगाते रहे, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना है। क्या लगता है आपको, क्या अब उस सरकार को जो कर्नाटक में बनी हुई है बीजेपी की, उसको रहने का नैतिक अधिकार है? भारतीय जनता पार्टी को उधर रहने का कोई अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं है। भले ही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया है, जस्टिस लोग देंगे। जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट का है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, मगर जो न्याय जो देना है वो कर्नाटक के लोग देगा न्याय। वहीं जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा के मुताबिक हमारी नाराजगी या खुशी मायने नहीं रखती, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। देवेगौड़ा ने यह भी वाज़ेह किया कि मुस्तकबिल में वो बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से इत्तेहाद नहीं करेंगे। Because whether we are happy or not happy is not the issue. The judgment pronounced by the 3 members bench, all the unanimous decision. There is no difference among any judges. Then the other go is only you have to accept it. See, all these things the people of Karnataka knows this. Who removed Kumaraswamy government? Everybody knows. बेंगलुरु की मारूफ समाजी कारकुन अफरोज तरन्नुम को इंसानी हुकूक की तंजीम IHRA में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अफरोज तरन्नुम को शोबा खवातीन का नायब चेयरपर्सन बनाया गया। बेंगलुरु में अफरोज तरन्नुम ने कहा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन मुख्तलिफ सतह पर रज़ाकाना खिदमात अंजाम दे रही है। इंसानी हुकूक की पामाली, खवातीन पर हो रहे मजालिम और दीगर समाजी मसाइल के हल के लिए इक़दाम करती है। अफरोज तरन्नुम ने कहा कि मुल्क के दस्तूर ने खवातीन को बराबर के हुकूक दिए हैं। खवातीन के हुकूक के लिए बेदारी पैदा करना, घरेलू तशद्दुद और इस्पतरेज़ी का शिकार होने वाली खवातीन को इंसाफ दिलवाना ही उनकी अव्वलीन कोशिश होगी।
बेंगलुरु में खानकाह वारिसिया ने जश्न मरगे यजीद मनाया। यजीद का पुतला फूंककर बच्चों में मिठाइयाँ तकसीम करते हुए जश्न मरगे यजीद मनाया गया। खानकाह के सरपरस्त आरिफ हुसैन शाह वारसी ने कहा कि यजीद ने इस्लाम की तस्वीर को बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। इक़्तिदार के लिए हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत पर जुल्म सितम किए, तरह तरह की अजियतें पहुँचाई। 14 रबीउल अव्वल को यजीद की मौत रूनुमा हुई। अवाम को यजीद की नापाक हरकतों से वाकिफ करवाने के लिए हर साल खानकाह वारिसिया जश्न मरगे यजीद का इनेकाद करती आ रही है। गुज़िश्ता 38 बरसों से ये जश्न मनाया जा रहा है। कुरान का हुक्म है आयत मवद्दत में, अगर तुम नबी की मवद्दत देना चाहते हो, मोहब्बत देना चाहते हो, तो मेरे बाद नबी के बाद नबी के घर वालों से मोहब्बत करो। तो हम पैगाम यही देना चाहते हैं कि मुसलमानों को क़यामत तक के लिए इमाम हुसैन का पैगाम भी यही है कि तुम जालिमों से नफ़रत करो और मज़लूमों से मोहब्बत करो। यही इंसानियत का तकाज़ा है। जो मर गए यजीद मनाते हैं, अब तक कोई ऐसा हुआ नहीं, अन्ना होगा। ये पैगाम हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम, पंजतन पाक, इमाम अली मकाम, 12 इमाम, 14 मासूम, सारे औलिया कराम की मोहब्बत है जो आज आलम शाह आपने मरगे यजीद मनाते हैं। आलम हुसैन शाह वारसी। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा और अपडेट खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।